वह खुद को एक झाड़ी के पीछे छुपा लेता है और उनकी हरकतें देखने लगता है। अरे ये तो कोई डाकू लग रहे हैं। लगता है अपनी लूट का खजाना इस जंगल में छुपाने आए हैं। अगर गलती से भी इन्होंने मुझे देख लिया तो ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। माधव छिपकर सब देखता रहता है। उधर डाकू लोग पोटलियां झाड़ी के अंदर छुपाकर ऊपर से और भी झाड़ झंकार डाल देते हैं। उस्ताद, हो गया काम। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब हम निश्चिंत हैं। चलो आगे डकैती करने चलते हैं, फिर लौटकर यहीं से खजाना ले लेंगे। हाँ चल, इतनी बढ़िया जगह मिली है, अब तो मजे से काम होगा। दोनों बातें करते हुए घोड़े पर चढ़ते हैं और जंगल की गहराई में गायब हो जाते हैं। एक गांव में माधव नाम का एक लकड़हारा रहता था। उसकी पत्नी शांति और उसका इकलौता बेटा रघु ही उसका छोटा सा परिवार थे। वह हर रोज जंगल जाकर लकड़ी काटता और उन्हें बेचकर जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता उसी से घर चलाता। एक दिन सुबह की बात है। क्या जी, इतना दिन चढ़ गया, अभी तक लकड़ी काटने नहीं गए? क्या बताऊं भाग्यवान, अब तो जंगल में पेड़ों की बहुत कमी हो गई है। और तुम तो जानती हो, अगर अच्छी लकड़ी ना मिले तो बाजार में दाम भी अच्छा नहीं मिलता। हाँ, ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि घर पर बैठे रहे। इसी काम से तो हमारा पेट पलता है ना। सही कह रही हो शांति, बचपन से यही काम करता आया हूँ। कोई और हुनर भी तो नहीं है मेरे पास भाग्यवान। तो थोड़ा कष्ट सहकर ही सही जंगल चले जाओ। मेरा मन कहता है कि अगर ढूंढो तो कोई ना कोई पेड़ जरूर मिलेगा। देखो ना, घर में तो कुछ भी नहीं है पकाने को। अगर तुम आज बाजार से कुछ ना लाओ तो तीनों को भूखा ही रहना पड़ेगा। ठीक है भाग्यवान, जाता हूँ। जरा मेरी कुल्हाड़ी तो निकाल दो। शांति घर से कुल्हाड़ी निकालकर माधव को देती है और माधव कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ता है। माधव का एक बेटा है, नाम है रघु। वह सारा दिन इधर उधर घूमता रहता है। उसे किसी भी काम में दिलचस्पी नहीं है। नहीं नहीं भाई, माँ बापू के साथ घर में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। जैसे ही थोड़ा बैठते हैं, काम का हुक्म मिल जाता है। हर समय बस काम और काम। अब तो जीने का मन ही नहीं करता। काश मैं भी कोई राजा होता, सब लोग आकर मेरी सेवा करते, कितना अच्छा होता। अकेले बड़बड़ाते हुए रघु दूर निकल जाता है। इस बीच माधव जंगल के भीतर पहुंच चुका है। कांधे पर कुल्हाड़ी लिए वह इधर उधर अच्छे पेड़ की तलाश कर रहा है। अरे बाप रे, कितनी देर से जंगल में भटक रहा हूँ, एक भी अच्छा पेड़ नहीं मिला। लगता है जंगल में भी अब अकल शुरू हो गई है। ऐसे में गुजारा कैसे करूं? चलो भाई, आगे और चलकर देखता हूं। अगर कोई अच्छा पेड़ मिल गया तो उसी को काट कर बाजार ले जाऊंगा। माधव और थोड़ा आगे बढ़ता है। वहां उसे एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई देता है। वह पेड़ के पास जाकर उसे ध्यान से देखने लगता है। अरे वाह, बहुत समय बाद ऐसा पेड़ मिला है। मोटा भी है और लंबा भी है। अगर इसे काट पाओ तो बहुत लकड़ी मिलेगी और बाजार में अच्छा दाम भी मिल सकता है। चलो देर ना करके काटना शुरू कर देता हूँ। माधव ने जैसा सोचा वैसा किया। माधव कुल्हाड़ी से पेड़ के तने पर वार करने लगता है, लेकिन कुछ वार करने के बाद ही वह थककर चूर हो जाता है, क्योंकि पेड़ काफी मोटा था और वह पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हे भगवान, बस कुछ ही वार में तो थक गया। ये पेड़ बहुत मजबूत है, कुल्हाड़ी जैसे असर ही नहीं हो रहा है। काश आज मेरा बेटा मेरे साथ होता तो इतना कष्ट नहीं झेलना पड़ता। दोनों मिलकर जल्दी से काट लेते हैं। लेकिन क्या करें, ऐसा बेटा मिला है जिसे काम का नाम सुनते ही चक्कर आने लगता है। माधव जब अपने बेटे के बारे में सोचकर चिंतित बैठा था, तभी उसी पेड़ से थोड़ी दूर पर घने जंगल में दो घोड़े आकर रुकते हैं। उन पर दो डाकू सवार थे और उनके पास बहुत सारा खजाना भी था, जिसे वो कहीं से लूट कर लेते। उस्ताद, मुझे लगता है यह जगह सबसे सही रहेगी। इतने घने जंगल में इतनी दूर आने की किसी की हिम्मत नहीं। अगर हम यहाँ खजाना यहाँ छुपा दें तो किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगेगी। बाद में हम आसानी से आकर इसे ले लेंगे। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा। यह जगह तो काफी सुरक्षित लगती है।
जल्दी से घोड़े से सब पोटलियां उतार लेते हैं। जितनी जल्दी हो सके सब यहीं छुपा देते हैं। दोनों डाकू तेजी से घोड़े से पोटलियां उतारने लगते हैं और उधर जब माधव को घोड़ों की खुर्रों की आवाज सुनाई देती है, वह चौंकता है। इस जंगल में घोड़े मैंने पहले तो कभी नहीं देखे, लेकिन मैंने ठीक ठाक आवाज सुनी है। जरूर कहीं पास में ही होंगे, चलो जाकर देखता हूँ। माधव धीरे धीरे आगे बढ़ता है और देखता है कि दो डाकू घोड़े से पोटलियां उतार रहे हैं। वह खुद को एक झाड़ी के पीछे छुपा लेता है और उनकी हरकतें देखने लगता है। अरे ये तो कोई डाकू लग रहे हैं। लगता है अपनी लूट का खजाना इस जंगल में छुपाने आए हैं। मुझे यही छिपे रहना होगा। अगर गलती से भी इन्होंने मुझे देख लिया तो ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। माधव छिपकर सब देखता रहता है। उधर डाकू लोग पोटलियां झाड़ी के अंदर छुपाकर ऊपर से और भी झाड़ झंकार डाल देते हैं। उस्ताद, हो गया काम। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब हम निश्चिंत हैं। चलो आगे डकैती करने चलते हैं, फिर लौटकर यहीं से खजाना ले लेंगे। हाँ चल, इतनी बढ़िया जगह मिली है, अब तो मजे से काम होगा। दोनों बातें करते हुए घोड़े पर चढ़ते हैं और जंगल की गहराई में गायब हो जाते हैं। उधर माधव अभी भी डर के मारे झाड़ी के पीछे छिपा बैठा था। बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इतनी सारी धन संपत्ति मैंने कभी नहीं देखा है। अगर ये सब मुझे मिल जाए तो मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मुझे फिर कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन नहीं, अभी उस खजाने के पास जाना सही नहीं होगा। हो सकता है कि वो डकैत दूर से छिपकर सब कुछ देख रहे हो। अगर मैं गया तो वो मुझे मार डालेंगे। एक काम करता हूँ, अभी चुपचाप मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। कल आकर कुछ ना कुछ उपाय करूंगा। माधव अब लकड़ी नहीं काटता। वह कुल्हाड़ी लेकर चुपचाप जंगल से बाहर निकल आता है। गांव के रास्ते पर चलते हुए उसकी अचानक एक आदमी से मुलाकात होती है जिसका नाम था श्याम। श्याम उस गांव का सबसे धूर्त और चालाक आदमी था। माधव को इस समय जंगल से खाली हाथ लौटते देख वह हैरान हो जाता है। ये क्या माधव भाई, तुम इतनी जल्दी जंगल से लौट आए और साथ में कोई लकड़ियां भी नहीं लाए हो। लगता है आज लकड़ियां नहीं काटी, क्या बात है? मत पूछो भाई, एक भी पेड़ काटने लायक नहीं मिला। ऐसे में क्या काटता। अब तो पेट पालना भी मुश्किल हो गया है। हाँ वही तो, ऊपर से पूरे गांव में अनाज की भारी कमी हो गई है। बाजार में कोई भी सामान नहीं है, न चावल, न दाल, न सब्जियां। पता नहीं कौन सी मुसीबत आ गई है। ये क्या कह रहे हो भाई? अगर ऐसा रहा तो पूरे गांव में भूखमरी का संकट आ जाएगा। इतने लोग कैसे बचेंगे? मैं चलता हूं माधव, घर जाकर देखता हूं कुछ किया जा सकता है या नहीं। ऐसे भूखे तो मर नहीं सकते। यह कहकर श्याम चला जाता है और माधव भी घर की ओर लौट जाता है। माधव को इतनी जल्दी खाली हाथ लौटते देख उसकी पत्नी शांति हैरान हो जाती है। अरे यह क्या, तुम इतनी जल्दी क्यों लौट आए? आज लकड़ी नहीं काटी और कोई बाजार का सामान भी नहीं लाए। खाना कैसे बनेगा? हम खाएंगे क्या? अब क्या बताऊं भाग्यवान, एक भी पेड़ काटने के लिए पसंद नहीं आया, इसलिए लौट आया। और बात रही खाने की, तो भाग्यवान गांव के बाजार में तो अनाज की भयंकर कमी हो गई है। बाजार में तो कुछ भी नहीं है, ना चावल, ना दाल, ना सब्जियां। ये क्या कह रहे हो आप? तब तो गांव वालों की हालत और भी खराब हो जाएगी। हाँ यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। अब समझ नहीं आ रहा क्या करें। गांव के मुखिया के घर के बाहर कुछ गांव वाले इकट्ठा होकर चर्चा कर रहे थे। उनकी बातों की आवाज सुनकर मुखिया साहब बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ तुम्हें? सब इस तरह इकट्ठा होकर क्यों आए हो और इतना शोर क्यों कर रहे हो? हमारी मदद कीजिए मुखिया जी, हमारी मदद कीजिए। गांव में भारी अनाज की कमी हो गई है। घर घर में बच्चे भूख से रो रहे हैं। अब हमसे यह सब देखा नहीं जा रहा। हाँ, मैंने भी सुना है, लेकिन बताओ मैं क्या करूं? मेरे पास भी कुछ नहीं है। अचानक गांव की सारी फसलें नष्ट हो गई हैं और इसी से अनाज की कमी हो गई है। मुखिया साहब, अगर आप थोड़े समय के लिए गांव वालों को कुछ पैसे और राशन दे देते तो हम सब जिंदा रह सकते।
यह कैसे संभव है? मेरी हालत भी तुम सब जैसी ही है। मेरे पास भी पैसे नहीं है और घर में खाने का एक दाना नहीं है। पूरे बाजार में घूम के आया लेकिन एक दाना नहीं मिला। अब क्या उपाय करेंगे मुखिया जी? अगर ये हाल कुछ दिन और चला तो गांव के लोग मरने लगेंगे। अब तो एक की उपाय है बहुत सारी रकम की। उस पैसे से दूसरे गांव से अनाज खरीदना होगा, लेकिन इतनी बड़ी रकम अब कहां से आएगी? मुखिया की बातों का लोग कोई जवाब नहीं दे पाए और सभी निराश होकर अपने घर लौट गए। उधर रघु पूरे दिन गांव में घूमने के बाद घर लौटता है और देखता है कि उसके पिता माधव आंगन में घर के बाहर बैठे हैं। पिताजी, पूरे गांव में हाहाकार मचा हुआ है। किसी के भी घर में खाना नहीं है। लोग भूख से तड़प रहे हैं। गांव की हालत बहुत खराब हो गई है। हाँ, मैंने सुना। अब हमें जमींदार साहब से मिलना चाहिए। अगर वह इस मुश्किल समय में हमारी कुछ मदद कर दे तो हम जिंदा रह सकते हैं। आपको क्या लगता है पिताजी कि कोई गया नहीं? अभी अभी रामवीर काका कुछ गांव वालों को लेकर जमींदार के पास गए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन साहब की हालत भी वही है। उन्होंने कहा अगर बहुत बड़ी रकम की इंतजाम हो जाए तो बाहर से खाना लाकर इस समस्या को सुलझाया जा सकता है। रघु के मुंह से बहुत सारा पैसा जुटाने की बात सुनकर माधव को जंगल में हुई घटना याद आ जाती है। वह अचानक खुशी से चमक उठता है और रघु से कहता है, मुझे पता है पैसा कहाँ मिलेगा बेटा। एक जगह ढेर सारा पैसा छुपा हुआ है। अगर वह हम ले पाए तो पूरे गांव का दुख खत्म हो जाएगा। क्या कह रहे हैं पिताजी? सच में इतना पैसा है? आपको उसका पता है क्या? कहाँ है वो? तू मेरे साथ चलेगा ना बेटा? जरूर चलूंगा पिताजी। मैं अब गांव वालों का तकलीफ नहीं देख सकता। अगर भलाई के लिए कुछ करना हो तो जरूर चलूंगा। ठीक है, हम शाम से ठीक पहले निकलेंगे। किसी को बताना नहीं। अगर कोई बुरा आदमी जान गया तो सब खत्म हो जाएगा। हाँ, किसी को नहीं बताऊंगा पिताजी। माधव और उसका बेटा रघु जंगल की ओर निकल पड़े। दोनों तेजी से चल रहे थे। जब वे उस जगह पहुंचे तो चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। हाँ, इसी जगह मैंने देखा था कि दो डकैतों ने पैसे भरे पोटले छुपाए थे। यहाँ झाड़ियां और बेलों के नीचे वो पोटले छुपाए गए थे। तो फिर देर किस बात की? झाड़ियां और लताएं हटाकर हम पोटले निकालते हैं और जल्दी निकलते हैं यहाँ से। ये सब बात करते हुए माधव और रघु झाड़ियों को हटाने लगे, लेकिन सब कुछ हटाने के बाद भी उन्हें कोई पोटले नहीं मिले। यह देखकर रघु गुस्से से भर गया। आपने मुझे झूठ बोलकर यहाँ लाया है ना? असल में आप मुझसे लकड़ी कटवाना चाहते हैं, है ना? मेरा विश्वास करो रघु बेटा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। दो डकैतों ने पोटले यहाँ छुपाए थे। अगर आपने खुद देखा था तो वो पोटली कहाँ गई? उड़कर तो नहीं जा सकता। मैंने हटा दिए हैं, वे अब मेरे पास है। माधव और रघु चौंक कर पीछे देखते हैं। उनके पीछे एक साधु बाबा खड़े थे। दोनों हैरान होकर उनके चरणों में झुक जाते हैं। हमें क्षमा करें साधु बाबा। दरअसल हमारे पूरे गांव पर संकट आ गया है। गांव में भोजन नहीं है। अगर हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो लोग भूख से ही मर जाएंगे। अगर वो धन मिल जाए तो हम गांव को बचा सकते हैं। लेकिन यह धन डाकातियों का है, यह वैद्य नहीं है। इसे मैं किसी को नहीं दे सकता। इतनी बड़ी संपत्ति पाकर कोई भी अच्छा आदमी बुरा बन सकता है। वह इसका गलत उपयोग कर सकते हैं। लेकिन साधु बाबा, हम इसे बुरे काम के लिए नहीं ले रहे हैं। हमारा उद्देश्य बहुत नेक है। हमें गांव को भूखमरी से बचाना है। ठीक है, तुम ले सकते हो, लेकिन तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम सच में भलाई के लिए इस धन का उपयोग करोगे। ये लो, मैं तुम्हें एक नक्शा देता हूं। इस नक्शे की मदद से तुम्हें धन को ढूंढना होगा। रास्ते में कई अच्छाई की परीक्षाएं पार करनी पड़ेगी। अगर तुम सभी परीक्षाएं पार करते हो तभी तुम्हें धन मिलेगा, वरना नहीं। अगले दिन सुबह शांति नदी से पानी भरने जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात पड़ोसन कमला से होती है। ये क्या दीदी, आज इतनी देर से पानी भरने आई हो? वरना तो हमेशा मुझसे पहले पानी लेकर चली जाती हो। अरे मत पूछ बहन, कल रात रघु और उसके पिताजी की बातों का कोई अंत ही नहीं था। कहीं से कोई खजाने का नक्शा लेकर आए हैं।
उसी पर चर्चा करते करते रात बीत गई। इसी चक्कर में नींद ही नहीं आई। क्या कह रही हो, खजाने का नक्शा? हाँ बहन, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और वो लोग खजाना ले आए तो पूरे गांव का भला हो जाएगा, सबका दुख दर्द मिट जाएगा। ये सब वो लोग गांव के लोगों के भलाई के लिए ही कर रहे हैं। सही कह रही हो। गांव की हालत जो इन 2 दिनों में हुई है, भगवान ही जाने आगे क्या होगा। अगर सचमुच खजाना मिल जाए तो बहुत बड़ा फायदा होगा सबका। लेकिन यह बात रघु के पिताजी ने किसी को बताने से मना किया है। तुम अपनी हो इसीलिए कह दिया, देखना किसी और को पता ना चल जाए। गांव में बुरे लोगों की कोई कमी नहीं है, तुम समझ रही हो ना? हाँ हाँ, तुम निश्चिंत रहो, यह बात किसी को पता नहीं चलेगी। इस तरह बात करते करते दोनों पानी भरकर अपने अपने घर की ओर चल पड़ी। कमला रास्ते में ही श्याम से टकरा जाती है। अरे दीदी, गांव की हालत बहुत खराब हो गई है। दीदी, भूख से तो जान ही निकल रही है। घर में खाने का एक दाना भी नहीं है। पूरे गांव में यही हाल है। समझ नहीं आ रहा क्या करे। शायद हमारे गांव के दुख के दिन अब खत्म होने वाले हैं श्याम। बहुत जल्दी कोई अच्छी खबर आने वाली है हमारे लिए। अरे ये क्या कह रही हो आप? कौन सी अच्छी खबर? माधव को कोई खजाने का नक्शा मिला है। वह लोग हमारे गांव के लिए वो खजाना लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मिल गया तो समझ लो कोई दुख नहीं रहेगा। हमारा सबका जीवन अब खुशहाल हो जाएगा। हाँ, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। अब और यह दुख सहा नहीं जाता। कमला पानी का कलश लेकर घर की ओर चली जाती है और श्याम भी अपने रास्ते पर बढ़ जाता है। ये बात सुनकर श्याम के मन में लालच आ जाता है। तभी उसके मन में एक योजना आती है। वह खुद से कहता है, खजाने का नक्शा? लगता है बहुत सारा खजाना होगा, लेकिन वो तो पूरे गांव में बंट जाएगा। अगर किसी तरह मैं वो नक्शा उनसे छीन सकूं, तो सारा पैसा मेरा होगा, जिसे लेकर इस गांव से भाग जाऊंगा और फिर कहीं दूर जाकर सही ठाठ से जीवेंगा। मुझे कुछ करना ही होगा। इतना पैसा ऐसे कैसे छोड़ दूं? उधर माधव और रघु ने रात भर उस नक्शे को लेकर चर्चा की थी। नींद नहीं आई, इसीलिए उन्होंने दिन में थोड़ी देर सोने का सोचा। आज दोपहर के बाद हम इस नक्शे को लेकर जंगल जाएंगे। उससे पहले थोड़ी नींद जरूरी है। हाँ पिताजी, कल रात को बिल्कुल नींद नहीं आई। पता नहीं इस नक्शे के पीछे कितनी दौड़ लगानी पड़ेगी। थोड़ा आराम जरूरी है। रघु उस नक्शे को खिड़की के पास मेज पर रखकर सो जाता है। कुछ ही देर में माधव भी सो जाता है। उधर श्याम माधव के घर के चारों ओर नजर गड़ाए हुए था। वो बस मौका तलाश रहा था। किसी भी हालत में मुझे वो खजाने का नक्शा चाहिए। अगर एक बार चुरा लूं, तो फिर किसी की जरूरत नहीं। आराम की जिंदगी जीऊंगा मैं। ऐसा सोचते हुए श्याम घर के पीछे की ओर जाता है और देखता है कि एक खिड़की खुली है। वह खिड़की से झांक कर देखता है, मेज पर नक्शा रखा है। लगता है यही नक्शा है जो मेज पर रखा हुआ है। दोनों सो रहा है। यही मौका है। अब नक्शा लेकर निकलना होगा। यह कहकर श्याम खिड़की से हाथ डालकर नक्शा निकाल लेता है और घर के पीछे से भाग जाता है। इधर जब माधव उठता है तो सीधा मुखिया के घर चला जाता है। उसे ध्यान ही नहीं रहता कि खिड़की के पास नक्शा नहीं है। हाँ माधव, क्या कह रहे थे तुम? जी मुखिया जी, इस गांव के लोगों का दुख दूर करने के लिए मैं और रघु बहुत कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है जल्दी कुछ कर पाएंगे। ये क्या बात कर रहे हो तुम? गांव के लिए मैं भी कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। फिर तुम क्या करोगे? जरा विस्तार से बताओ मुझे। आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगा मुखिया जी। हमें एक खजाने का नक्शा मिला है। अगर किसी तरह से वो खजाना मिल जाए तो इस गांव में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। वो सारा पैसा हम गांव वालों में बांट देंगे। ये तुम क्या कह रहे हो? खजाने का नक्शा? सच में इतना सारा धन मिलेगा? हाँ मुखिया जी, आज दोपहर में हम उस नक्शे के मुताबिक खजाना खोजने जा रहे हैं। आप हमें आशीर्वाद दीजिए मुखिया जी कि हम सकुशल धन लेकर लौट सके। ऐसा कहकर माधव मुखिया से विदा लेता है और मुखिया उसे आशीर्वाद देता है। उधर श्याम की खुशी का ठिकाना नहीं है। घर पहुंचकर वह नक्शा उलट पलट कर देखता है और खुद से कहता है, जो करना है जल्दी करना होगा।
इस नक्शे के हिसाब से अब निकालना होगा। घर जमीन सब बेच चुका हूँ, बस एक बार खजाना मिल जाए तो इस गांव से भाग जाऊंगा, फिर कोई मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। ऐसा कहते हुए श्याम खजाने की तलाश में निकल पड़ता है। उधर माधव मुखिया के घर से वापस आता है। घर लौटते ही देखता है कि रघु उदास होकर वरांडे में बैठा था। क्या हुआ रघु, सब ठीक तो है ना? सब कुछ खत्म हो गया पिताजी। घर से वो खजाने का नक्शा चोरी हो गया। हे भगवान, हमारे ही घर से हमारे सामने से नक्शा कैसे चोरी हो गया? और किसने किया ये काम? भाई माधव, अब हमारा क्या होगा? गांव वाले तो तुम दोनों की ओर उम्मीद से देख रहे थे, अब तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। चिंता मत करो आप सब, मुझे वो नक्शा पूरा याद है। मैंने रात को ही वो सारा नक्शा समझ लिया था। मैं याद करके ही पूरा रास्ता तय कर लूंगा। लेकिन अगर जिसने नक्शा चोरी किया है वो तुम लोग से पहले जाकर खजाना निकाल लेगा, तब क्या होगा? हमारी सारी उम्मीदें और तुम्हारी मेहनत सब बेकार हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा पिताजी। आपको याद है ना, साधु बाबा ने कहा था कि सिर्फ नक्शा मिलना काफी नहीं होगा, रास्ते में कई परीक्षा भी देनी होंगी। लेकिन जिसने भी नक्शा चुराया है उसे इस बारे में कुछ पता नहीं। ये बात उस नक्शे में भी नहीं लिखी है। हाँ, इसीलिए वो चोर नक्शा चुरा कर भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। हम सब परीक्षाएं पास करके खजाना जरूर लेकर आएंगे। चलो देर किए बिना अभी निकल पड़ते हैं। तुम लोग जाओ, हम सारे गांव वाले तुम्हारी राह देखेंगे। यकीन है कि तुम लोग जरूर सफल होकर लौटोगे। माधव, रघु और एक और आदमी राकेश खजाने की तलाश में निकल पड़े। उधर श्याम पहले ही उस जंगल में पहुंच चुका था। वह नक्शे को देखकर आगे बढ़ रहा था। अचानक उसकी नजर एक जमीन पर गिरे हुए घोड़े पर पड़ी। ये क्या? एक घोड़ा इस तरह जमीन पर कैसे पड़ा है? लगता है बेचारा बहुत भूखा है। लेकिन अभी इन फालतू चीजों में वक्त बर्बाद करना ठीक नहीं है। मेरे लिए तो अपार धन संपत्ति इंतजार कर रही है। मुझे जल्दी से वहां जाना है। श्याम आगे बढ़ता है। वह थोड़ी चला ही था कि तभी उसे एक बूढ़ी अम्मा मिलती है जो काफी कमजोर लग रही थी। उसे लकड़ियों की गठरी नहीं उठाई जा रही थी। वह श्याम को देखकर बोलती है, अरे बेटा, मेरी मदद करो, मुझसे ये लकड़ियां नहीं उठाई जा रही है। तुम थोड़ी मदद कर दोगे तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी बेटा। हटो बुढ़िया, मुझे इन सब के लिए समय नहीं है, तुम खुद ही हटा लो। इतना कहकर श्याम आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर जाकर वो देखता है कि झाड़ी के पीछे कुछ पोटलियां दिख रही हैं। अरे वो रहा। हाँ, लगता है वही खजाना है। मिल गया, मुझे मिल गया। अब मैं सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। ये गांव छोड़कर अब मैं चला जाऊंगा। कोई मुझे ढूंढ नहीं पाएगा, कोई नहीं। श्याम जैसे ही उन थैलों की तरफ हाथ बढ़ाता है, तभी कुछ लताएं आकर उसके पूरे शरीर में लिपट जाती हैं। वह किसी भी तरह खुद को छुड़ा नहीं पा रहा है। ये क्या हो गया? मैं इन लताओं में कैसे फंस गया? मैं छूट क्यों नहीं पा रहा? बचाओ, कोई है? मुझे बचाओ। लेकिन श्याम की चीखें घने जंगल में गुम हो गई। कोई उसकी आवाज नहीं सुन सका। उधर माधव, रघु और राकेश उस भूखे घोड़े के पास पहुंच चुके थे। पिताजी, देखिए घोड़ा कितना बीमार लग रहा है। हमें इसे खाना देना चाहिए। हाँ बेटा, चलो पहले इसे चारा खिला देते हैं। पता नहीं बेचारा कब का भूखा होगा। शायद यही हमारी परीक्षा हो। फिर तीनों ने मिलकर घोड़े को घास खिलाई। थोड़ी ही देर में घोड़ा ठीक हो गया। इसके बाद वे आगे बढ़े। तभी उनकी नजर उस बूढ़ी अम्मा पर पड़ी जो लकड़ियां उठाने की कोशिश कर रही थी, जिसे देख माधव बोला, अरे अम्मा, आप इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? और काफी परेशान भी लग रहे हो। या क्या बात है? बेटा, मुझसे ये लकड़ियां नहीं उठाई जा रही है। क्या तुम मेरी मदद कर दोगे? हाँ, क्यों नहीं अम्मा, बताओ तुम्हारा घर कहाँ पे है? मैं तुम्हारे घर ही रख आता हूँ। फिर माधव वो लकड़ियों की गठरी उठाकर बूढ़ी अम्मा के पीछे पीछे चल पड़ता है और लकड़ियां उसकी कुटिया में रख आता है। फिर नक्शे को याद करते हुए आगे बढ़ते रहे। पिताजी, हम काफी दूर आ चुके हैं, लेकिन अब तक खजाना नहीं दिखा। क्या हमने कोई गलती तो नहीं की, या हम परीक्षा में सफल नहीं हो पाए? पता नहीं बेटा, लेकिन हमारा दिल कह रहा है कि हम जरूर सफल होंगे। इतनी सारी गांव वालों की उम्मीदें ऐसे बेकार नहीं जा सकती।
तभी दूर से श्याम की चीख सुनाई दी। आवाज पहचान कर तीनों समझ गए कि वह श्याम है, लेकिन हैरान भी रह गए। ये तो श्याम की आवाज है। वो इस जंगल में क्या कर रहा है और क्या वो किसी मुसीबत में है? मुझे लग रहा है वो श्याम चाचा ही है जिसने हमारे घर से नक्शा चुराया और हमसे पहले पहुंचकर खजाना लेना चाहता था, लेकिन अब मुसीबत में फंस गया है। चलो पहले जाकर देखते हैं। तीनों श्याम की आवाज की दिशा में दौड़े और देखा कि वह लताओं में बुरी तरह से फंसा हुआ था। हालत इतनी खराब थी कि उसकी सांसें थमने वाली थीं। उन्होंने जल्दी से लताएं हटाकर उसे बचाया। तभी रघु की नजर खजाने पर पड़ती है। पिताजी देखिए, वो रहा खजाना। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने लालच में आकर आपके घर से नक्शा लिया था। मैं आपसे पहले खजाना पाना चाहता था, लेकिन मैं असफल पर रहा। यह मेरी लालच की सजा है। हमें पता था जिसने भी वो नक्शा चुराया है वो इतनी आसानी से खजाना नहीं ले जा सकता। चलो अब सभी पोटली लेकर गांव लौटते हैं। उधर जंगल के बाहर पूरा गांव जमा था। सभी के चेहरे पर मुस्कान थी। सच कहूं तो तुम्हें धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तुम दोनों ने गांव के लिए जो किया और अपने बड़े दिल का जो परिचय दिया वो कोई नहीं भूल सकता। और इस चोर के लिए मैं खुद सजा तय करूंगा। सारे गांव वालों के सामने इसका न्याय होगा। श्याम अपना घर, जमीन, सब कुछ खो बैठा। ऊपर से मुखिया की सजा ने उसे सड़क पर ला खड़ा किया और गांव की बाकी लोग खजाने का हिस्सा लेकर राजाओं की तरह जीवन बिताने लगे। तभी तो कहते हैं, अगर सभी की मदद करते चलोगे और ज्यादा लालच नहीं करोगे तो हमेशा अच्छा ही होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।